हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, जहां हम लोग रोज़ नए आर्टिकल्स के बारे में जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं, चर्चा करते हैं। जो मेंस के लिए भी और आपके प्रीलिम्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उस सभी तथ्यों को लेते हुए हम लोग उसका डिस्कशन करते हैं। तो जल्द से जल्द सभी लोग जुड़ जाइए और अपने अपने ग्रुप में शेयर कीजिए, ताकि मुख्य रूप से हम लोग जो है अपने टॉपिक, अपने आर्टिकल्स पे चर्चा करें। तो आज का जो आर्टिकल्स रहने वाला है वो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जैसा कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, आप इसमें देख सकते हैं आरबीआई जो लिया गया कदम है, आरबीआई से संबंधित जितना भी टूल्स है उसको हम यहाँ पे बताने का प्रयत्न करेंगे एक संक्षिप्त रूप में, जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो यूपीएससी के संदर्भ में जो लोग देख रहे होंगे उनके लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, क्योंकि जो प्रीलिम्स है 25 मई को है, उसमें इस यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है। यानी मुख्य रूप से अगर आप देखेंगे बैंक रेट्स या जो भी आरबीआई जो टूल्स लेता है, जो उसका मेजरमेंट, वहाँ से प्रश्न आते हैं। फिर जैसे अभी हाल ही में चर्चा में रहा था, आप लोग देखे होंगे कि आरबीआई ने, जो कि आरबीआई जो टारगेटिंग करता है प्रत्येक 5 ईयर्स के लिए, जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग करता है, ठीक है, जो फ्लेक्सिबल है, लचीला है। अब लचीला में कितना है, आप देखते हैं कि 4+ और -2% होता है, यानी 2% टू 6% तो होता है। तो अभी आरबीआई ने इसको चेंज किया है, पहले से 6.50 चला आ रहा, जो टारगेटिंग था उसको कम करके 0.25 जो है वह कम किया है बेसल पर, और उसको कम करके मुख्य रूप से कितना किया है, 6.25 पर मतलब इस समय कर दिया है। तो मुद्रास्फीति जो रेट है उसको निर्धारित किया है आरबीआई की एमपीसी जो कमेटी है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, अगले जो फाइनेंशियल ईयर के लिए मुख्य रूप से 5 वर्षों के लिए कितना, 6.25। तो उसके संदर्भ में भी हम लोग चर्चा करेंगे, जहाँ से प्रश्न बन सकता है आपके लिए, ठीक है। तो जल्द से जल्द जुड़िए और हम लोग चले मुख्य रूप से अपने मुख्य टॉपिक पे, जो आपके प्रीलिम्स के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, जैसे यह मुख्य जो टॉपिक है यह है कि जो आजकल जितना ही डिजिटलाइजेशन हो रहा है, डिजिटलाइजेशन होने के साथ साथ जो बैंकों में जो ट्रांसफ़र या मुख्य रूप से बैंकिंग जो सेवाएं हैं वह और सुगम हो रही हैं। यूपीआई से लेन देन या यूपीआई के माध्यम से अलग अलग, हमारे ही देश नहीं बल्कि अन्य राष्ट्रों में भी इसको अपनाया जाने लगा है। और अभी हाल ही में जो बजट आया था, जो इकोनॉमिक सर्वे आया था, उसमें भी बताया गया था कि कितना इसमें बढ़ोतरी हुई है और कितना तेज़ी से ये बढ़ रहा है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये तो सही है, अर्थव्यवस्था के लिए सही, अर्थव्यवस्था की नज़र से देखा जाए तो बिल्कुल सही है। लेकिन दूसरे तरह से इसमें कंसर्न जो रहता है, वह कंसर्न मुख्य रूप से है इसमें जो ठगी वाले मामले चलते हैं, ऑनलाइन जो धोखाधड़ी वाला जो मामला चलता है, ये सबसे बड़े कंसर्न है इसमें। अब ये कंसर्न क्यों है, क्योंकि जितना ही डिजिटलाइजेशन होगा उसमें आप देखते होंगे कि हमारे जो डिजिटल जो साक्षरता है, यानी डिजिटल जो नॉलेज है या डिजिटल अवेयरनेस है, उसकी बहुत सारी कमियां हैं, या उसमें बहुत सारे लोग जो है साक्षर नहीं है। तो मोबाइल, जैसे मोबाइल का ही एक एग्जांपल आप ले सकते हैं कि मोबाइल जो फ़ोन है, सेल फोन से आज सभी के हाथों में, लगभग सभी के हाथों में, सभी के हाथों में। ग्रामीण क्षेत्रों में, उन सुदूर जो क्षेत्र है वहाँ पे भी बैठे एक जो ज़्यादा एज के जो व्यक्ति हैं उनके पास भी है, कम एज के व्यक्ति है उसके पास भी है। वो अलग बात है कि वह चलाते चलाते एक्सपीरियंस के होने के कारण वो चलाना सीख गए हैं, लेकिन वह डिजिटली साक्षरता, जो साक्षरता कहा जाता है, लिटरेसी कहा जाता है, डिजिटली लिटरेसी, वो उनके पास नहीं है। उसका कारण है कि उनसे ज़्यादा जो फ्रॉड के जो मामले होते हैं, ऑनलाइन फ्रॉड के जो मामले होते हैं, वो ज़्यादा आजकल देखने को मिल रहा है। ओटीपी आता है, ओटीपी मांग के तुरंत बोल दिया जाता है कि नहीं, आपका अकाउंट बंद कर दिया जाता है, जाएगा नहीं तो आप ओटीपी जाएगा है तुरंत बताइए, आपको हम अभी यहीं से चालू कर दे रहे हैं। या फिर ऐसे भी मामले आता है कि आप इसने खाते में इतना कीजिए, अभी ट्रांसफ़र कीजिए, नहीं तो आपका खाता बंद हो जाएगा, नहीं तो आप इतना रुपया दीजिए, आपके खाते को चालू करा दिया जाएगा। ऐसे ये कंसेप्ट बीच में हम लोग पढ़े भी थे, ऑनलाइन किडनैपिंग वाला भी, जो बहुत ज़्यादा टूल पकड़ा हुआ था। जैसे जैसे एआई बढ़ेगा, जैसे डिजिटलाइजेशन बढ़ेगा, वैसे वैसे मामले भी बढ़ेंगे। तो क्या इसका मतलब ये नहीं, कदापि नहीं है कि इसको पूर्ण रूप से बंद कर देना चाहिए या बंद कर देना चाहिए, नहीं। यह एक अच्छा सही दिशा निर्देश के तहत से इसको रेगुलेट करके तब शौचालित करना चाहिए। यह सबसे बड़ा जो है अच्छा उपाय रहता है किसी भी नए मुख्य रूप से इनोवेशन के लिए, उसमें साथ साथ रेगुलेशन भी जरूरी होता है। तो ठीक वैसे ही जो बैंकिंग सेवाएं, जैसे एक समय था, आप लोग देखे होंगे कि बैंकिंग सेवाओं के में बैंक जो है घरों पे नहीं पहुंचते पाते थे, तो लोगों को जाके लाइन में लगना पड़ता था। या नोटबंदी के दौरान भी आप लोगों ने देखा कि कितना ज़्यादा भीड़ भाड़ वगैरह सारी चीज़ें रहती है। वही जिसके पास ऑनलाइन अगर यूपीआई के माध्यम से था
तुरंत ट्रांसफ़र करे, तुरंत अपना काम कर लेता था। तो वही सारी भी कंसर्न है। या मुख्य रूप से पहले के लोग जो, खासकर हम लोग तो ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, तो वहाँ पे देखे हैं कि लोग गांव में जो जाते थे पैसा उठाने के लिए, रुपया उठाने के लिए बैंकों से, वहाँ से उठा के आते थे तो रास्ते में कोई कुछ दिखा के या कुछ ऐसे करके हड़का के उनसे पैसा लूट लेता था, ले लेता था। ठीक है, अब क्या है कि अब वो उनको बैंक की शाखा पे जाने की ज़रूरत नहीं है, या किसी विशेष काम के लिए वो जा सकते हैं, डायरेक्टली अपने मोबाइल से पैसे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं आसानी से। तो और या अपने मोबाइल पे ही ट्रांसफ़र करा सकते हैं अपने नंबर से, मोबाइल मतलब पैसे को ट्रांसफ़र करा सकते हैं, उनको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। तो कहीं ना कहीं सुविधाजनक तो हुआ है, लेकिन इसमें फ्रॉडई जो है ये भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आप देखते हुए हर दिन एक ना एक ठगी के मामले, यानी अधिकतर ठगी वाले जो मामले हैं आते ही रहते हैं। तो वह कई तरह के हैं। वह मुख्य रूप से जैसे मैंने पहले ही बताया कि डिजिटल लिटरेसी की कमी होने के कारण जो गांव में जो लोग हैं या शहर में भी जो लोग हैं वह उनके चक्कर में पड़ जाता है कि हाँ नहीं नहीं ये नहीं काम होगा तो ऐसे ऐसे ऐसा नहीं हो पाएगा, और वह उसमें फंस जाने के बाद और ऐसा नहीं कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो नहीं पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग भी उसमें फंस जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो ऐसा नहीं कि लिटरल नहीं है, मुख्य रूप से साक्षर नहीं है, साक्षर तो हैं लेकिन डिजिटल लिटरेसी उनके पास नहीं है। तो डिजिटल लिटरेसी ना होने के कारण ऐसा उसमें ट्रैप में फंस जाते हैं। तो उसको रेगुलेट करने के लिए गवर्नमेंट ने अभी ये लॉन्च किया है, बैंक.in लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? RBI के द्वारा। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा क्या लॉन्च किया गया है, तो आप देख रहे होंगे वह लॉन्च किया गया है। बैंक.in जो है पोर्टल लॉन्च किया गया है। ठीक, इससे क्या होगा? रेगुलेट होगा। ये तो बात हो गई। ठीक, अब जो हम लोग देख रहे थे उसमें, जैसे मैंने पहले बताया कि RBI अभी कुछ दिन जो न्यूज़ में बना हुआ था मुख्य रूप से, तो RBI की स्थापना कब हुई थी? तो RBI की जो स्थापना है तो RBI एक्ट 1934 के, RBI एक्ट 1934 के माध्यम से हुई थी। ठीक है, दूसरी बात अगर देखा जाए कब हुई थी? 1935 में, 1935 में हुई थी। इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1949 को किया गया था, 1949 को किया गया था। ठीक है, बैंकों का बैंक है। ठीक, अब RBI में क्या होता है? एक गवर्नर होता है। गवर्नर का जो अपॉइंटमेंट होता है वो कौन करता है? वह सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। कौन करती है? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। यहाँ पे प्रेसिडेंट नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। अब इसके बाद से इसी RBI एक्ट 1934 में संशोधन किया गया 2016 में, और संशोधन करके किस कमेटी की सिफारिश थी? उर्जित पटेल समिति। उर्जित पटेल जो कमेटी बनी हुई थी, उन्हीं समिति की सिफारिश पे क्या बनाया गया? बनाया गया MPC। MPC क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। MPC क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यानी मौद्रिक नीति समिति। मौद्रिक नीति समिति, नीति शायद मैंने गलत लिखा है। ठीक है, नीति ऐसे लिखाएगा क्या, देख लीजिएगा। ठीक है, तो मौद्रिक नीति समिति बनी थी। कब बनी थी? 2016 में बनी गई थी। और इसमें कितने टोटल मेंबर्स होते हैं? टोटल 6 सदस्यों का, जिसमें से 6 सदस्यों में से 5 इसमें मुख्य मेंबर और 1 इसमें RBI के गवर्नर भी होते हैं। RBI के गवर्नर भी होते हैं, और RBI के गवर्नर ही इसके क्या होते हैं? हेड होते हैं। तो RBI के गवर्नर ही इसके हेड होते हैं, MPC के, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के। अब अगर इसमें आगे अगर हम देखें मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में, तो इसका जो फॉर्मेशन होता है, इसमें 3 ठो जो सदस्य होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, और 3 जो होते हैं वो RBI की तरफ से, जिसमें से अगर देखा जाए तो एक इसमें से क्या कौन होते हैं? गवर्नर होते हैं, और वही इसको क्या करते हैं? हेड भी करते हैं। ठीक है, चेयरपर्सन भी होता है। अब इसकी मुख्य रूप से वर्ष भर में, एक वर्ष में कम से कम 4 मीटिंग होना आवश्यक है। कम से कम कितना मीटिंग? एक वर्ष में 4 मीटिंग। अब देखा जाए ये मीटिंग बैठेगी कब? मीटिंग बैठने के लिए भी क्या कोई शर्त है? बिल्कुल शर्त है।
क्या सा शर्त है मीटिंग बैठने के लिए? तो मीटिंग बैठने के लिए जो शर्त है वह ये है कि कम से कम 4 सदस्य, कम से कम इस जो तीन टोटल कितने सदस्य हो रहे हैं, 6 सदस्य हो रहे हैं, इसमें से 4 सदस्य जब होंगे तभी जाके मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक होगी, अन्यथा नहीं होगी। ठीक है, पहला कंडीशन तो ये हो गया। और हर एक 4 मंथ, मतलब 4 एक साल में होना चाहिए मीटिंग, मतलब हर एक 3 मंथ पे होता है लगभग, मान लीजिए। ठीक है, अब इसमें इसका टारगेटिंग क्या है, 4 ±2%, यानी या तो 2% से 6% के बीच में इसको किसको रखना है, इन्फ्लेशन को टारगेट करके रखना है, यानी मुद्रास्फीति को टारगेट करके कितना रखना है, 2 से 6%। अब अगर लगातार 3 तिमाही तक, लगातार 3 तिमाही तक यह इन्फ्लेशन 6 से अधिक हो गया तो क्या कहा जाता है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है वह फेल हो गई। क्या हो गई, फेल हो गई। ऐसा माना जाता है कि वो क्या हो गई, इस पर फेल हो गई। अब इसका टूल्स क्या होता है इन्फ्लेशन को टारगेटिंग करने के लिए, तो ये टूल्स का कुछ प्रयोग करती है। क्या प्रयोग करती है, कुछ टूल्स का ये प्रयोग करती है। तो मुख्य रूप से कौन कौन से वो टूल्स हैं जिसका प्रयोग करती है, कौन, MPC, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो टूल्स का प्रयोग करती है उसमें आप पढ़े होंगे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, LAF, लिक्विडिटी एडजस्ट फैसिलिटी के तहत आता है, लिक्विडिटी एडजस्ट फैसिलिटी के तहत आता है। उसके बाद से CRR, बैंक रेट और SLR, और क्या होगा, OMO, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओपन मार्केट ऑपरेशन। इसके अंतर्गत एक और चीज़ भी अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं इसमें, जो इसका टूल्स है वह है मुख्य रूप से क्या, वह है आपका मुख्य रूप से अगर हम देखा जाए VRR, वेरिएबल रेपो रेट। क्या है, वेरिएबल रेपो रेट। तो वेरिएबल रेपो रेट हमेशा रेपो रेट से कम होता है और रिवर्स रेपो रेट से ज़्यादा होता है। तो इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखेंगे मुख्य रूप से, कौन सा, जो वेरिएबल रेपो रेट होता है वो हमेशा रेपो रेट से कम होता है और रिवर्स रेपो रेट से क्या होता है, ज़्यादा होता है। अब ये कौन सा टूल्स है, इसका प्रयोग कब करता है और कैसे करता है, तो आपको पता होगा RBI जो है इन्फ्लेशन को, RBI का मुख्य काम क्या है, RBI मुख्य रूप से मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का काम क्या है, तो 2 काम है। एक तो इन्फ्लेशन को क्या करना, समायोजित करके रखना मुद्रास्फीति को, साथ साथ क्या करना, आर्थिक वृद्धि, आर्थिक समृद्धि को भी, आर्थिक समृद्धि को ध्यान में रखकर, ध्यान में रखकर मुद्रास्फीति को क्या करना, रेगुलेट करना, निगमित करना, निगमित करना। यह किसका काम है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का। तो ये नहीं कि केवल इन्फ्लेशन का टारगेटिंग करना है, इसको साथ साथ आर्थिक वृद्धि समृद्धि को भी ध्यान में रखना है। अब होता क्या है, जब इन्फ्लेशन ज़्यादा हो जाता है, महंगाई बढ़ जाती है, तो इसके लिए मैंने पीछे पढ़ाया है, मैं शॉर्टकट में यहाँ पे चल रहा हूँ क्योंकि ये आर्टिकल्स है। तो इन्फ्लेशन जब ज़्यादा बढ़ जाता है, महंगाई ज़्यादा बढ़ जाती है, इसका मतलब होता क्या है, मार्केट में तरलता ज़्यादा बढ़ गई, यानी मनी सप्लाई जो है वो बढ़ गया। तो मनी सप्लाई बढ़ गई तो इन्फ्लेशन भी क्या हो गया, मार्केट में बढ़ गया, यानी सबके पास पैसा आ गया, सब लोग क्रय करेंगे। उस स्थिति में क्या हो जाएगी, महंगाई बढ़ जाएगी, महंगाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब जब महंगाई बढ़ जाएगी तो क्या होगा, धीरे धीरे इन्फ्लेशन में भी, जब इन्फ्लेशन होता है तो महंगाई बढ़ती है तो आर्थिक वृद्धि बढ़ती है, लेकिन एक स्थिति के बाद जाने के बाद यह आर्थिक वृद्धि, एक स्थिति के बाद यह आर्थिक वृद्धि क्या हो जाती है, कम होने लगती है। एक स्थिति के बाद यह आर्थिक वृद्धि सीधे कम हो जाती है। ज़्यादा अगर महंगाई हो जाती है तो लोग खरीदना छोड़ देते हैं और सीधे क्या हो जाती है, कम हो जाती है, आर्थिक वृद्धि सीधे कम हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए ये काम करना पड़ता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इन्फ्लेशन को कम करना होगा तो मनी सप्लाई कम करना पड़ेगा, तो रेपो रेट को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। रिवर्स रेपो रेट को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। वेरिएबल रेपो रेट को क्या कर देगा, कम कर देगा। CRR को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। बैंक रेट को क्या करेगा, बढ़ा देगा। और SLR को बढ़ा देगा। अब ये जो बढ़ाने वाला जो स्थिति है वो कौन सी स्थिति है, वह ऐसी स्थिति है जिसको कहा जाता है संकुचित, संकुचित मौद्रिक
नीति, इसको क्या कहा जाता है? संकुचित मौद्रिक नीति कहा जाता है, ठीक है। और वही इसको घटा दे तो क्या कहा जाता है? एक्सपेंडेड यानी खुला हुआ मौद्रिक नीति कहा जाता है। तो मनी सप्लाई को जब बढ़ाएगा तब। दूसरी स्थिति होती है ओपन मार्केट ऑपरेशन के तहत। इस स्थिति में क्या करेगा? यह जो बॉन्ड होगा उस बॉन्ड को क्या करेगा? जीसेक जो होगा उसको सेल करेगा मार्केट में। जब मार्केट में बेचेगा तो क्या होगा? लोग पैसा देंगे और ये बांट लेंगे, तो लोगों से पैसा क्या कर लेगा? मनी सप्लाई क्या कर लेगा? खींच लेगा, ठीक है। तो इस स्थिति में क्या करता है? बॉन्ड को बेचता है, ठीक। अब वेरिएबल रेपो रेट क्या होता है? वेरिएबल रेपो रेट मुख्यतः 1 से कम दिन का नहीं होता है, यानी 1 दिन से 14 दिन के अंदर का होता है, यानी अल्प अवधि के लिए होता है, ठीक है। अब यह इसका प्रयोग वेरिएबल रेपो रेट का प्रयोग कब करता है आरबीआई? जब मनी सप्लाई को उसको बढ़ाना होता है मार्केट में, तो वेरिएबल रेपो रेट का प्रयोग करता है। और वेरिएबल रेपो रेट ये याद रखिएगा, रेपो रेट से कम होता है, रिवर्स रेपो रेट से ये ज़्यादा होता है, ठीक है। यह स्थिति वेरिएबल रेपो रेट की होती है, ठीक है। और वेरिएबल रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? वेरिएबल रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? जब मनी सप्लाई को खींचनी होती है, लेकिन कहाँ से? ये वेरिएबल रेपो रेट में बैंकों को बाजार रेट पे, मार्केट जो प्राइस होता है उस पे क्या होता है? उधारी मिलती है 1 से 14 दिन का। तो इस रेट को कहा जाता है कौन सा? वेरिएबल रेपो रेट कहा जाता है, ठीक। अब देखिए, अब अगर इन्फ्लेशन कम हो गया, मुद्रास्फीति बिल्कुल ही कम हो गई, यानी 2 से 6 का जो परसेंट है ये बिल्कुल नीचे की तरफ गिर रहा है, इसका मतलब अत्यधिक मुद्रास्फीति जब गिरने लगी, महंगाई एकदम कम हो गया, इसका मतलब आर्थिक वृद्धि भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अब आर्थिक वृद्धि कम हो जाएगी तब भी दिक्कत है, क्योंकि इसको दोनों को साथ में लेके चलना है। और आर्थिक वृद्धि कम हो जाएगी तो जीडीपी ग्रोथ भी कम हो जाएगा। तो इसको बढ़ाने के लिए क्या करेगा? मनी सप्लाई बढ़ाएगा, यानी लोगों को पैसा बांटेगा, ठीक है। अब कैसे बांटेगा? यह क्या करेगा? जिससे को खरीदेगा, अरे किसी के पास बॉन्ड है, किसी के पास बॉन्ड है, मुझे दे दो, यानी जिसे खरीदेगा उसके बदले में पैसा दे देगा ओपन मार्केट ऑपरेशन के तहत। एसएलआर को कम कर देगा, सीआरआर को कम कर देगा, बैंक रेट को क्या कर देगा? कम कर देगा। अच्छा, बैंक रेट और रेपो रेट एक ही संदर्भ में प्रयोग किया जाता है, थोड़ा सा इसमें अंतर है। ये दीर्घ अवधि के लिए होता है, ये लघु अवधि के लिए होता है। अब इसमें बैंक रेट में होता क्या है? बैंक रेट में जिस रेट पे, जैसे मान लीजिए मुख्य रूप से अगर देखा जाए कि जैसे मानिए कि ये कोई कंपनी है, यह सीपी रखी हुई है, कमर्शियल पेपर रखी हुई है, ठीक है, वाणिज्यिक पत्र है इस कंपनी का। और ये कंपनी का वाणिज्यिक पत्र है 25 लाख का, ठीक है। और ये है बैंक, ये है बैंक। अब बैंक से इसको क्या लेना है? पैसा लेना है। तो ये अपनी जो वाणिज्यिक पत्र है यह बैंक के पास रखेगा, गिरवी रखेगा। अब बैंक क्या करेगा? इसको बैंक जिस रेट पे, जिस दर पे, मान लीजिए कि इसका रेट है 10%, तो 10% अगर रेट है तो 25 लाख का 10% काट लेगा, इसका मतलब 2.5 लाख काट लेगा। 2.5 लाख काटेगा 25 लाख में से, इसका मतलब 22.5 लाख, 22.5 लाख, 22.5 लाख रुपया क्या कर दिया? बैंक इसको दे दिया। और इसकी जो प्रतिभूति है कंपनी की, जो सीपी है, कमर्शियल पेपर है, वो रख लिया। तो कमर्शियल पेपर को रख लिया और उसके बदले में क्या दे दिया? 22.5 लाख रुपया इसको दे दिया, इस कंपनी को, इस फर्म को दे दिया। तो यह जो 10% ले रहा है, यह क्या है? यही बैंक रेट कहलाता है। इसी को क्या कहते हैं? बैंक रेट कहते हैं, बैंक दर कहते हैं, ठीक है। अब ये तो 10% है, अगर मान लीजिए यह 10% से अधिक हो गया, मान लीजिए 20% बढ़ा दिया, तो 20% अगर बढ़ाएगा तो अभी 2.5 लाख ले रहा था, तो इसके जगह पर कितना लेगा? 5 लाख। 5 लाख रुपया काट के 20 लाख दे देगा। अब 20 लाख दे देगा, तो इस अब 20 लाख दे देगा, तो अगली बार ये क्या करेगा? जब इसको अपना पैसा छुड़ाना होगा तो ये कितना देगा? इसको 25 लाख रुपया देगा, तब ये 20 लाख रुपया वाला मुख्य रूप से ये बॉन्ड इसको देगा। इसको मिला था कितना? 20 लाख रुपया, लेकिन इस 25 लाख रुपया वाला बॉन्ड को मुख्य रूप से इसको देना कितना पड़ा? 25 लाख रुपया अपने बॉन्ड को छुड़ाने के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि रेट बढ़ गया। अब रेट बढ़ गया तो कोई भी कंपनी चाहेगा कि जिस समय रेट बढ़ा हो उस समय हम पैसा लें? नहीं चाहेगा। तो जब नहीं चाहेगा तो इसके हाथ में मनी जो है, मनी सप्लाई हो जाएगी कम। अब मनी सप्लाई जब कम होगी तो सीधे इन्फ्लेशन जो होगा वो क्या हो जाएगा? माइनर हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो यही स्थिति में बता रहा था, ठीक। यहाँ पे किसके यहाँ बैंक रेट वाला जो भाग बताया जा रहा था। फिर सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो, जो बैंक जो है आरबीआई के पास बिना ब्याज के जो पैसा रखते हैं और मैंडेटरी है रखना, वह होता है कैश रिजर्व रेशियो। और जो यहाँ पर मुख्य रूप से एसएलआर, जो बैंकों को अपने पास जो रखना होता है
रिजर्व के रूप में, वो होता है SLR, जो मुख्य रूप से या तो नगद के रूप में, नहीं तो गोल्ड के रूप में, नहीं तो प्रतिभूति के रूप में क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। और रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट आप जानते हैं, मैंने पहले बताया। रेपो रेट जिस दर पे RBI क्या करता है, बैंकों को लोन देता है, वो होता है रेपो रेट, और जिस दर पर बैंकों से लोन लेता है वो होता है रिवर्स रेपो रेट। तो आपके दिमाग में एक चीज चल रहा होगा कि रेपो रेट जो बैंकों को देता है, रेपो रेट पर जो ब्याज देता है बैंक, तो बैंक क्यों मुख्य रूप से RBI से ही लेते हैं, कहीं और से भी ले सकते हैं। और से लेने का मुख्य कारण ये है कि रेपो रेट पर जो लेंगे यह मार्केट प्राइस पे उससे ज़्यादा में मिलेगा बैंकों को, इसलिए यहाँ से लेते हैं। कहाँ से लेते हैं, मुख्य रूप से RBI से लेते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, ये सब टूल्स हैं, ठीक। तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। बाकी हम लोग जहाँ तक मुझे समझाना था मैंने बताया। अभी RBI ने कट किया है कितना, याद रखिएगा, 6.25 जो है इन्फ्लेशन टारगेटिंग रखा है, पहले था 6.50, 0.25 कट किया है अभी हाल ही में, ठीक ना। अब कट किया है क्या, तो इससे क्या होगा, मनी सप्लाई बढ़ेगा, ठीक। तो इसको याद रखिएगा, ये सारी चीज़ें मैंने बताया। अब बाकी हम लोग चल रहे थे, मुख्य हम लोगों का जो विषय था यही इसी से रिलेटेड था, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा क्या क्या चीज़ें पढ़ा कि जो बैंकों से धोखाधड़ी के मामले ज़्यादा आ रहे हैं, क्योंकि जितना ही ऑनलाइन बढ़ेगा वैसे ही मामले आएंगे, तो उसको रेगुलेट करने के लिए बैंक.in डोमेन का शुरुआत किया गया है, किसके द्वारा, RBI के द्वारा, ऑनलाइन और बैंकिंग ग्राहकों पर भरोसा बढ़ाने के लिए, ठीक है। और बैंक.in डोमेन उपयोगकर्ताओं के वैध बैंकिंग वेबसाइट की पहचान करने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है। धोखाधड़ी वाली जो साइट्स हैं उसके साइट्सों को अलग करने में सहायता इसमें मिलेगी, और यह कदम साइबर धोखाधड़ी की घटनाओं से वृद्धि को देखते हुए उठाया गया है, जैसे मैंने पहले बताया है। और इसको मुख्य रूप से किसने बनाया है, IDRBT बैंक.in डोमेन के लिए विशेष रजिस्ट्रार के रूप में काम करेगा। तो बैंक.in के डोमेन के लिए विशेष रजिस्ट्रार के रूप में कौन काम करेगा, तो IDRBT करेगा, ठीक है, IDRBT करेगा। और पंजीकरण प्रक्रिया के लिए बैंकों को विस्तृत जो गाइडलाइंस जो है उपलब्ध कराए जाएंगे, ये सारी चीज़ें इसमें मुख्य रूप से। तो बैंक.in आप लोग मुख्य रूप से याद रखेंगे, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बैंकिंग धोखाधड़ी के मामलों में वृद्धि अभी हाल ही में आप देखें, मैंने शुरू में ही बताया, तो इसमें वृद्धि होने से वित्तीय वर्ष की पहली छमाही में देखा गया कि धोखाधड़ी की कुल घटनाओं लगभग 18,441 हो गई, जिससे वित्तीय नुकसान क्या हुआ, 21,367 करोड़ रुपए का वित्तीय नुकसान हो गया। अब लोगों के पास में जब पैसा नहीं रहेगा, लोग कंज्यूम कैसे करेंगे, अब जब कंज्यूम नहीं करेंगे तो GDP या मुख्य रूप से ग्रोथ बढ़ ही नहीं पाएगा। तो ये मुख्य रूप से कंसर्न है इसे। फिर वित्तीय डोमेन के लिए भविष्य की कौन कौन सी योजनाएं हैं, तो इसके लिए RBI गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं के लिए यानी NBFCs के लिए देखा जाए तो Find.in शुरू करने की भी योजना बना रहा है। उसके बाद से वित्तीय सेवा सुरक्षा क्षेत्र में सुरक्षा और विश्वास को और बढ़ेगा इससे, और बैंक.in की पंजीकरण के शुरू करने के लिए अप्रैल 2025 में ये शुरू होने वाला है। उसके बाद से Fin.in जो है वो भी शुरू किया जाएगा, या RBI के द्वारा कहा गया है। उसके बाद से साइबर सुरक्षा के लिए RBI एक गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है, मैंने पहले बताया। और जो नए जो RBI के गवर्नर हैं मल्होत्रा जी, ये इन पर प्रतिक्रिया करने के लिए यह प्रयोग कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें मुख्य रूप से जो भी इम्पोर्टेंट तथ्य है मैंने बताने का प्रयास किया। और भी ज़्यादा ब्रॉड है तो उसको, चूँकि ये तो बड़ा टॉपिक है मॉनेटरी पॉलिसी, ये हम लोग मुख्य रूप से पीछे पढ़े भी हैं, आज से लगभग 1 माह पहले ये सारा न्यूज़ था, तो मैंने आधे घंटे का जो है लेक्चर है उसमें मैंने बताया भी है, इस चीज़ चैनल पे है, आप देख सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।